और इंडिया टुडे के साथ ये एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने किया है, जिसके सीएमडी या जिसके सबसे बड़े इंजीनियर प्रदीप गुप्ता इस समय मेरे साथ हैं। और अब ब्लैक एंड व्हाइट में वो आपको ये बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के कितने करीब हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आंकड़ों के जादूगर हैं, आप एग्जिट पोल्स के जादूगर हैं। हर बार आप जो अंदाजा लगाते हैं वो सही बैठता है, इसीलिए हमारा जो एग्जिट पोल आज तक पर और इंडिया टुडे पर चलता है सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल माना जाता है। आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जी, आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में ये समझाइए कि कौन कौन से बड़े उलटफेर, कौन कौन सी सरप्राइजेस आज के एग्जिट पोल में है और वो क्यों हो रहे हैं। देखिए, पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य 230 सीटों के साथ, तो मध्य प्रदेश में सबसे जो बड़ी बात है, मैं सबको कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मुझे मध्य प्रदेश का नेचुरली मैं वहां से आता हूं, तो मुझे करीब करीब अच्छी खासी जानकारी है विषयों की और व्यवस्थाओं की। व्यवस्था बड़ी चीज होती है जो कि सरकार के जरिए आती है लोगों तक। तो पिछले 20 साल 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस की सरकार के, तो जो लगातार बीजेपी और खासकर शिवराज सिंह चौहान जी की जो राज्य सरकार की डिलीवरी है, लगातार हम देखते हैं, चाहे आप रोड में कह लीजिए, चाहे बिजली में कह लीजिए। हमको ये पता है कि जब हम महाराष्ट्र से, मैं बॉम्बे रहता हूं, तो महाराष्ट्र से एंटर करना होता है मध्य प्रदेश में बाई रोड, तो ऐसा लगता था कि सड़कें तो है ही नहीं। महाराष्ट्र की सड़कें एकदम नई, हम उसको कहते थे नई शर्ट, और जैसे ही एमपी में पहुंचते थे तो पुरानी शर्ट नहीं, फटी हुई शर्ट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस बार ये भी लोग कह रहे थे कि भाई शिवराज सिंह चौहान से थक चुके हैं, अब उनके चेहरे को हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। फिर भी बीजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन करना क्या बताता है? क्या ये इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था? देखिए सुधीर जी, जो जनता होती है ना, पहले तो जान लीजिए कि 70% 75% जनता तो गांवों में रहती है, और उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर ना डिक्लेयर, उनको तो जो सामने नजर आता है, उनको तो एक शिवराज सिंह चौहान की आदत हो गई है। उनके ही जहन में ये है ही नहीं कि शायद शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो तो ये देखते हैं जिसने मुझे शुरू से व्यवस्थाएं और सुविधाएं और डिलीवरी दी है वो आज भी दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति, एक आम मानस होता है कि जो भी व्यक्ति आपको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं दे रहा है, उससे आप कभी थकते नहीं है। ये जो थकने वाली जो थ्योरी है, शायद, मुझे नहीं पता, मैं एक कयास लगा रहा हूं, ये उन लोगों से आती है या उन नेताओं से आती है जो देखते हैं कि यार 20 साल हो गए, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, हमारी तो जनरेशन ही खत्म हो जाएगी। तो थकावट का फैक्टर थोड़ा इन्फ्यूज करो, तो थकावट का फैक्टर लगने लगता है कि हमारा नंबर कब आएगा। उनको भी वो थकावट नहीं है, लेकिन जनता तो ये देख रही है यार, जो सरकार होती है ना, 70 से 80% जनता का जीवन व्यापन सरकार जो उस प्रदेश की या देश की होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। चाहे रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी की सारी सुविधाएं से के पर आपने या किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इतने बड़े अंतर से मध्य प्रदेश में जीत जाएगी, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था बीजेपी संघर्ष कर रही है। और आप सोचिए कि यहां केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजकर चुनाव लड़वा दिया, सांसदों को कह दिया कि आप विधानसभा के चुनाव लड़िए। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री, और उसको आप अच्छे से देखेंगे, 7 एमपीज और 3 मंत्रियों ने जो चुनाव लड़ा है, आप ये पाएंगे सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पे प्रहलाद सिंह पटेल जी ने चुनाव लड़ा है, जो कि बीजेपी ने जीती थी, उनके भाई वहां से जीते हुए थे, एमएलए थे। बाकी 6 जो सीटें हैं वो बहुत मुश्किल सीटें हैं। इतनी मुश्किल सीटें हैं कि दिमनी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव लड़वाया गया है, वहां पर 30-30, 40-40 हजार वोटों से कांग्रेस जीती हुई है। और इसके पहले वाले चुनाव में 2013 में जहां बीजेपी की 165 सीटें आई थी, वहां पर भी दिमनी में बीएसपी नंबर 1 पार्टी थी और तीसरे नंबर पे बीजेपी थी। तो ये लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? नहीं, इनमें से करीब करीब मैं कहूंगा सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन में। मतलब जो सांसदों को लड़ाया उसका लाभ सब जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत चर्चा चल रही है, जैसे कि लोग कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तो पहली दूसरी लिस्ट में भी नहीं था। आप अच्छे से उसका आकलन करेंगे तो ये पाएंगे 2 लिस्ट में जो बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों को घोषित किया अगस्त और सितंबर के महीने में, बहुत पहले,
उसमें सिर्फ एक प्रहलाद पटेल ऐसी सीट है जो एमएलए बीजेपी के थे। वो एक योजना के तहत सामने नजर आ रहा है कि ये सारी हारी हुई सीटों के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे, शायद ये जानते हुए कि कैंडिडेट को जिसको भी हम डिक्लेयर करें वहां मेहनत करने का समय मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं पहुंच पाती। जी, आपके डेटा में मैं ये भी देख रहा हूं कि इस बार बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे लाडली योजना थी, गांव की बेटी योजना जैसी जो चीजें होती हैं, इससे जो है महिलाएं आकर्षित होती हैं, और इस बार शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की, ये असल में महिलाओं के लिए काम कर गई? देखिए, जहां तक अगेन मैं कहूं मध्य प्रदेश की बात है, जैसे आपने भी बताया गांव की बेटी 2005 से लेके लाडली लक्ष्मी 2007, वो सबसे फ्लैगशिप स्कीम थी। बहुत सारे राज्यों ने तो उसकी कॉपी भी की है। तो और उसके साथ साथ ये रह गई, और लाडली बहना योजना जो कि जून 10, 2023 से 1,31,00,000 महिलाएं, आप मानते हैं इस बात को, जहां की 1.5 करोड़ टोटल वो हो, आपके घर हो, घर, उसमें से 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने की 10 तारीख को करीब 1,000 रुपए पहले अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक, और अक्टूबर और नवंबर के महीने में 1,250 रुपए जा रहे हैं। तो इनके साथ साथ आप ये भी पाएंगे कि जब 1+1 होता है तो 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। यहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं भी आप पाएंगे, जितनी भी हैं, इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे आवास योजना बहुत बड़ा गेम चेंजर है मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आवास मिला है। आयुष्मान भारत योजना हो, 5 लाख रुपए का बीमा, और खासकर कोरोना समय, ये अब 5 साल कोरोना का बोलते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती, कौन सा फैक्टर था? ये वेलफेयर स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री मोदी की का चेहरा था, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न डिक्लेयर करना था, ओबीसी वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ आ गई, इस वजह से था? क्या आप मानते हैं, या ये सब मिलाकर? सब मिलाकर बिल्कुल जरूर है। कोई भी जीत या हार किसी 1 या 2 वजह से नहीं होती, उसकी तमाम वजह होती है। इसमें एक वेलफेयर स्कीम डिलीवरी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, चेहरा शिवराज सिंह चौहान का। हम जब पूछते हैं वोटरों से आपने इनको क्यों वोट किया, तो बहुत बड़ा नंबर, करीब 15% आया, हमने शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से वोट किया। वो केवल एक नाम बोलती है। उससे बड़ा बेस्ट नंबर जो बहुत कम आता है वो नरेंद्र मोदी जी का नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1+1 होते हैं तो 2 नहीं, वो 11 हो जाते हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर ये कहावत हूबहू शामिल होती है। आपने जो ये आंकड़ा दिया है 140 से 162, असल में बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है ये। और क्या आप खुद इससे कन्विंस्ड हैं कि वाकई में 140 से 162 सीटें आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले भी नहीं सोच रहे होंगे कितनी सीटें आई और उससे ज्यादा सीट आपने दे दी? बिल्कुल कह रहे हैं सही आप, बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि देखिए, ये तो एक एग्जिट पोल है। बहुत बार 64 में से 60 बार हम सही भी हैं और 4 बार गलत भी हुए हैं। तो इसमें भी गलत होने की संभावना हो सकती, बट सवाल है कितनी संभावना। 140 की 130 सीटें हो जाएंगी, लेकिन उसके उलट 160 की 170 सीटें भी हो जा सकती। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस मामले में यानी एक चीज हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार दोबारा बनेगी। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह ये हमारे दर्शक यहाँ आज आप नोट करके रख लीजिए और इसे रविवार को आप टैली कर लीजिएगा प्रदीप जी के साथ जब फाइनल नतीजे आएंगे। अब प्रदीप जी बात करते हैं राजस्थान की। जी। राजस्थान में बिल्कुल हम उल्टा देख रहे हैं जी। राजस्थान ने लोगों को चौंका दिया है। जहां हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, वहां अशोक गहलोत दोबारा से वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस दोबारा से वापसी कर रही है। तो जो फैक्टर्स मध्य प्रदेश में चले बीजेपी के लिए, ये राजस्थान में क्यों नहीं चले? उसका प्रमुख कारण है कि यहां भी राज्य सरकार, जो गहलोत सरकार, और खासकर पिछले 6 महीने में कर्नाटक की विक्ट्री के बाद ये देखा गहलोत सरकार ने, और महंगाई राहत कैंप, संजीवनी योजना, अन्नपूर्णा पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर भी राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम लोगों तक पहुंची है। और इसके चलते यहां भी आप देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। लेकिन यहां पर जैसे आपने कहा कि हर 5 साल में सरकारें चेंज होती हैं,
तो यहां पर इस बार जो बीजेपी को डेंट पड़ा, तो बीजेपी का नंबर आना चाहिए था। बीजेपी की भी केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन यहाँ 1+1 नहीं हो रहा ना, वो इक्वल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ 1+1 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो 1 है वो कमजोर है। यहाँ 1 से आपका मतलब हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, तो मोदी और वसुंधरा की जो जोड़ी है वो 1+1 होनी चाहिए थी। जो पुल फैक्टर था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का, वो फैक्टर वसुंधरा के लीडरशिप में नहीं था, ये आप मानेंगे। यहां आपका जो 1+1 एक 1 जो था वो कमजोर था, एक 1 बिल्कुल कमजोर था। और जैसे आपने वसुंधरा राजे जी की बात करी, तो आप ये पाएंगे, मान लीजिए, मुझे नहीं पता क्या होता, मान लीजिए कि यदि बीजेपी ने वसुंधरा राजे जी को डिक्लेयर किया होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो देखिए जब 2 कंटेंडर होते हैं तो उनका एक दूसरे से मुकाबला होता है ना, तो शायद बीजेपी ने यह सोचा होगा कि जिस हिसाब से आपको याद हो लास्ट 18 के चुनाव में लोग कहते थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बहर नहीं, उसके खिलाफ, यानी वसुंधरा जी के खिलाफ इतनी ज्यादा काइंड ऑफ लहर थी पिछले 18 के चुनाव में। हो सकता है इसके चलते गहलोत के सामने यदि आप वसुंधरा को रखते हैं आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, तो नेचुरली चूंकि वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है और अच्छी खासी डिलीवरी 6 महीने के अंदर की है, तो गहलोत का पलड़ा बहुत भारी होता। हो सकता है जो स्थिति शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में है, स्वीपिंग करते हमारे पोल में दिख रहा है, हो सकता है वो कांग्रेस स्वीप कर जाती। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि ये जो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस है, अन्नपूर्णा है, स्मार्टफोन दिए गए हैं महिलाओं को, मंथली बिजली पानी ये सब का वो किया गया है, फिर बीजेपी कह रही है कि स्कूटी दे देंगे, 400 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, साल के 1200 रुपए गरीब छात्रों को दे देंगे, फ्री एजुकेशन वगैरह, मतलब फ्री फ्री फ्री। आपको ऐसा लगता है कि लोग अब जातियों को भूलकर ये फ्री के माल पर वोट डालते हैं, वेलफेयर स्कीम्स पर वोट डालते हैं? ये नया बदलाव देखने को मिल रहा है जी। वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडर जो ये कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि बीजेपी ने जब ये प्रोमिसेस किए हैं तो बीजेपी को केवल 1% का कम दिख रहा है, और सीटों के लिहाज से 90 और 96 मिड मार्क ले लें हमारा यदि राजस्थान पोल का, तो 90 और 96 केवल 6 सीटों का फर्क रह गया है। बट यहां पर राजस्थान में दिक्कत ये हुई है बीजेपी के साथ कि बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के रिबेल अच्छी बड़ी संख्या में थे। रिबेल यानी विद्रोही उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने दूसरी पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसमें हमारे पोल में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में डेंट किया है निर्दलीय ने या विद्रोही उम्मीदवार, रिबेल उम्मीदवार ने बीजेपी के बनिस्बत के कांग्रेस के। तो ये जो एक बात है, राजस्थान में पिछली बार भी करीब 27 सीटें दीगर पार्टी या निर्दलीय की आई थी। दीगर पार्टी यानी छोटी पार्टी, 27 सीटें, 27 बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि आज के समय में कहीं पर भी तो नहीं। बागी उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन आप ये मानेंगे कि अशोक गहलोत ही वापस लौट रहे हैं? नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ यहाँ नहीं, ये 19-20 है, बिल्कुल आपने सही कहा। पेंडुलम कहीं भी खसक सकता है। आज पोल में नजर आ रहा है कि थोड़ा सा मामूली सा, यानी वो तो हंग असेंबली है ना जी दोनों, 90 और 96 जो पिछली बार मध्य प्रदेश में था, जो आपने बात करी, मैं वो बताना रह गया कि पिछले बार 15 साल की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी बहुमत के साथ। 114 और 109 सीटें मिली थी कांग्रेस और बीजेपी को। तो यहां पर स्थिति आप देखेंगे सेम स्थिति नजर आ रही है जो पिछली बार मध्य प्रदेश में थी, इस बार वो स्थिति राजस्थान में। हमारे पोल के मुताबिक 90 और 96 ये मेजॉरिटी मार्क है। बीजेपी 100 तक भी जा सकती है, कांग्रेस भी 106 तक जा सकती है, और हंग असेंबली भी। यहाँ आप सेफ खेले हैं, ये कहना पड़ेगा। यहाँ आप सेफ खेले, मध्य प्रदेश में आपने बड़ा रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने मध्य प्रदेश में। यहाँ आप सेफ खेल रहे हैं। नहीं, अब सेफ क्या खेल रहे हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार खेलना पड़ता है। तब जनता दोनों का आंकड़ा जो आ रहा है करीब करीब बराबर आ रहा है, तो हमारे पास चॉइस सेफ खेलने के सिवा कुछ है नहीं स्थिति ऐसी। अब मैं जल्दी से छत्तीसगढ़ पर आता हूं। छत्तीसगढ़ पर आपका वहां भी ऐसा ही लग रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं लग रहा कि निर्णायक है। बिल्कुल कांग्रेस आगे है, 40 से 50 आप दे रहे हैं, बीजेपी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन बीजेपी को भी आपने सरकार बनाने की स्थिति में रखा है। बीजेपी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो तो बैठी हुई है नंबर पर, यह लग रहा है। तो इसका आंकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ अगेन आदिवासी बाहुल्य राज्य, 34% आदिवासी होते हैं। यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने तो काम किया, डिलीवरी भी काफी की, 2-3 उनकी फ्लैगशिप स्कीम ने अच्छा काम किया, जैसे गोधन योजना वगैरह।
बट यहाँ पर भी देखिए बीजेपी की लोकल लीडरशिप की कमी खली। यदि कि यहाँ पर कोई क्रेडिबल लोकल लीडरशिप होता, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दो आदमियों में एक को चुनना है। इससे हमें देखिए, इससे क्या इंसाइट आ रहा है, बीजेपी वहीं चलती है जहां डबल इंजन है। बिल्कुल। और जहां डबल इंजन नहीं है, जहां आपने दिल्ली से आने वाले बड़े इंजन पर ज्यादा जोर डाल दिया, वहां बीजेपी थोड़ा चरमराने लगती। बिल्कुल सही। तो प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर इतना बोझ डालना बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। ये एक इंसाइट आ रहा है निकल के। बिल्कुल सही आ रहा है। आप यही इंसाइट जैसे उत्तराखंड में देख लीजिए, बीजेपी ने रिपीट किया ट्रेडिशन के खिलाफ, क्योंकि वहां पर काम भी उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी में उत्तराखंड के मतदाताओं ने पूरा का पूरा विश्वास जो है बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के फेवर में दिया। आप उत्तर प्रदेश वो बड़ा राज्य है, वहां पर भी प्योर डबल इंजन योगी और मोदी का चला। जहां पर भी ये कमजोर होता है, जैसे कि कर्नाटक में आपने देखा 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, उसमें एक जेडीएस के भी थे, कांग्रेस के अलायंस में बीजेपी के भी थे। तो जनता कुछ निर्णय नहीं कर पाती है, और एक निर्णायक तरीके से जनता जो है, जिसको भी आज के डेट में सरकार बनाने तो बीजेपी को हर राज्य में एक लोकल प्लेयर भी चाहिए, और उसके बिना होगा उसके बिना नहीं होगा। क्योंकि ब्रांड इक्विटी जो होती है ना, ब्रांड होता है वो तो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत दूर होता है। जब तक आउटलेट या रिटेल काउंटर नहीं हो ना जमीन पे, तो ब्रांड इक्विटी को कन्वर्ट करना वोट के लिए आपको वहां पर तो तंत्र चाहिए और क्रेडिबल फेस चाहिए। आखिरी सवाल, इन तीनों राज्यों से हमारी सीख क्या है? आने वाले समय में जो डिलीवरी है वेलफेयर स्कीम्स की, क्या उसी के आधार पर चुनाव जीते या हारे जाएंगे? और क्या ये वेलफेयर स्कीम्स अब जातियों पर, ओबीसी फैक्टर, ये एससी एसटी, ये वोट बैंक, वो वोट बैंक, ये कमजोर पड़ जाएगा? जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई नई जाति जो है ना, वो है गरीबी। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने पहले भी कहा कि करीब 70 से 80% जनसंख्या किसी भी प्रदेश की या इवन देश की सरकार के ऊपर निर्भर करती है। तो जो मैं उसको कभी भी फ्रीबीज नहीं मानता। सरकार का ये काम है। आप सरकार में हैं क्यों? बिजनेस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, और जो हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए सुख सुविधाएं देनी है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो डिलीवरी के बिना कुछ नहीं होगा। डिलीवरी होगा तो उसके साथ साथ और भी चीजें महत्वपूर्ण होंगी, नेता होगा, जाति होगी, सब कुछ होगा। बट सबसे पहले तो आपको चुना ही इसीलिए कि आप कुछ करें हमारे लिए। ये जनता और वो लीडर, नेता और जनता के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। लीडर जाता है अपना वोट मांगने के लिए, वो कुछ ना कुछ वादे तो करता ही है ना, तो वादे नेचुरली इन्हीं डिलीवरी इन्हीं के इर्द गिर्द तो करता है। तो जनता वो समझदार हो गई है। जनता बिल्कुल समझदार हो गई। उसको ये पता है कि ये जो 3 तरह की रोड है, इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है, या इसके लिए राज्य सरकार, या इसके लिए केंद्र सरकार। जनता को अब ये अच्छी बात समझ में आने लगी है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप मध्य प्रदेश में बहुत रिस्की खेले हैं, बाकी 2 राज्यों में आप सेफ खेले हैं जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो टैली है ये काफी हद तक संडे को, रविवार को मैच करेगी। बस आपके दर्शकों के लिए एक और बता दूं, मिजोरम में भी जो है एक नई पार्टी जेडपीएम, जिसको कि एक 74 ईयर के आईपीएस ऑफिसर ने, जो 84 में लोकसभा के एमपी चुने गए थे, उन्होंने फॉर्म की थी। पिछले बार 8 सीटें आई थी, उन्होंने सबने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। एक मूवमेंट बनाया, जोरंग, जेडपीएम इज जोरंग पीपल मूवमेंट, और उसके चलते वो 40 में से करीब 30 से 35 सीट जीतने की स्थिति में फर्स्ट टाइम की। देखिए, ये भी सीखने वाली बात है, और देश कैसे बदल रहा है, चुनाव कैसे बदल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। और रविवार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आज तक पे सुधीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।